नमस्कार बच्चों, आज हम आपका पार्ट 1 का लेसन नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रत्येक देश के आर्थिक विकास हेतु उस देश की सरकार द्वारा विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक प्रक्रिया का चयन किया जाता है। ऐसा चयन देश की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि अवस्थाओं के आधार पर किया जाता है। विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया दर एक जैसी नहीं है और जो ये काम किया जाता है इसके लिए एक नियोजित विकास जरूरी होता है। और नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है? नियोजित विकास से हमारा अभिप्राय निश्चित समय में निर्धारित संसाधनों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। मान लीजिए, देखिए, आपके पास 1 किलो आटा है और 1 किलो आलू है, ठीक है। तो आपको इनमें ही ऐसा मैटर बनाना है कि पूरे परिवार का पेट आराम से भर जाए, मतलब कि निर्धारित संसाधनों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाए। नियोजित विकास शब्द का प्रयोग 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात विकास के सोवियत संघ के अंतर्गत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर समाजवादी विचारों का काफ़ी प्रभाव था, इसलिए उन्होंने नियोजित विकास की अवधारणा को भारत के संदर्भ में भी प्रयोग करने का निश्चय किया। नेहरू जी नियोजित विकास का अर्थ चरणबद्ध विकास से लेते हैं। चरणबद्ध विकास मीन्स एक चलता हुआ विकास कि विकास जो है वो चलता रहे। एम.एन. रॉय के शब्दों में नियोजित विकास से हमारा अभिप्राय समाज के सर्वांगीण विकास से है जिसका प्रभाव जन सामान्य अनुभव कर सके। समाज का नियोजन में विश्वास उस समय ही हो सकता है जब सामाजिक आर्थिक विकास में परिवर्तन का उपकरण सिद्ध हो सकता है कि देश के विकास के लिए नियोजित विकास का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। विकास की मॉडल या अवधारणाएं, विकास देखो 4 प्रकार का होता है: बाजारवादी, समाजवादी, कल्याणवादी और गांधीवादी। देखिए, ये अलग अलग इनकी परिभाषाएं हैं कि समाजवादी वाले क्या कहते हैं और बाजारवादी वाले क्या कहते हैं, कल्याणकारी वाले क्या कहते हैं। देखिए, इसमें भारतीय आर्थिक विकास के प्रतिरूप के लक्ष्य, नई सामाजिक व्यवस्था, स्वतंत्र भारत के उद्देश्य वास्तव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इस संविधान के निर्देशित सिद्धांतों वाले अध्याय में ही निश्चित किए मिलते हैं। प्रस्तावना में यह है कि प्रभुत्व संपन्न भारतीय गणराज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो और प्रत्येक नागरिक को जीविका के लिए समान अवसर प्राप्त हो। आर्थिक संरचना इस प्रकार की हो कि धन और संपदा के साधन संयुक्त कल्याण के लिए यूज किए जाए, एक के हाथों में ना हो। स्त्रियों पुरुषों को एक समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को आर्थिक संकट से विवश होकर ऐसा कार्य न करना पड़े कि वो अपराध की तरफ चले जाए या उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। बच्चे स्वतंत्र और गौरवमय विकास अवस्थाओं में विकास करें और बच्चों और युवाओं का शोषण न हो। बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और अंगहीन होने की स्थिति में लोगों को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए। उद्यमों से संबंधित कारोबार के प्रबंध में श्रमिकों को भाग लेने का अवसर मिले। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की स्थापना की जाए। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। कुटीर उद्योग मीन्स गांव में देखो लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, तो उनके लिए ऐसे हाथ के उद्योगों का विकास किया जाए जिसकी वजह से लोग अपना आर्थिक विकास कर सकें। उद्योगों से संबंधित कारोबार के प्रबंध में श्रमिकों को भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की स्थापना की जाए और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। निर्बल वर्गों के लोगों और विशेषतः अनुसूचित जाति और पिछड़ी जनजातियों के लोगों को विशेष सुविचार प्राप्त हो और उनका शोषण न हो। विकास की उच्च दर कैसे प्राप्त होगी? स्वतंत्र भारत की सरकार के समक्ष विकास की दर को ऊंचा उठाना, विकास गति को तेज करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। भारत औद्योगिक, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ था। भारत का यह पिछड़ापन शीघ्र दूर नहीं हो सकता था। इसे दूर करने के लिए विकास की उच्च दर की आवश्यकता थी और ऐसा कार्य नियोजित रूप में धीरे धीरे संभव हो सकता है। आत्मनिर्भर विकास, जैसा कि अब
मोदी भी यही बोल रही हैं कि अपने ऊपर डिपेंड रहो, तभी इस कोरोना से जो आप निजात पा सकते हैं। तो देखिए, आत्मनिर्भर विकास, देश के सर्वोन्मुखी विकास का अर्थ होता है कि अपने आप पर निर्भर रहना। यदि हमारे देश का विकास भी विदेशी प्रावधान या वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है तो विकास देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक था। इसी कारण हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर विकास के उद्देश्य को सामने रखा ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और अपना विकास स्वयं कर सके। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय की प्राप्ति भारतीय विकास नीति का महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वतंत्रता के समय भारतीय समाज में गंभीर आर्थिक विषमताएं थी। गंभीर आर्थिक विषमताएं मीन्स बहुत ज़्यादा, आपको पता है, मैंने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें क्या था, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स थे। एक और तो पूंजीपति और सामंतों का वह वर्ग था जिसने राष्ट्रीय धन के लगभग 3/4 भाग पर अपना नियंत्रण किया हुआ था। दूसरी ओर वे निर्बल श्रमिक और जनसाधारण थे जिन्हें कठोर परिश्रम के बावजूद भी अपने निर्वाह हेतु आवश्यक धन प्राप्त नहीं होता था। ऐसी स्थिति तभी समाप्त हो सकती थी यदि आर्थिक न्याय की प्राप्ति हेतु विकास किए जाए कि सब में धन जो है वो सब में बांटा जाए। ये नहीं है कि किसी एक पक्ष के हाथ में धन हो। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तभी होगी जब देश के लोग अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करेंगे। कृषि का विकास, देखिए कृषि में क्या होता है कि किसानों को सही से लोन नहीं मिलता। किसानों को अगर लोन मिलता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, उनका शोषण किया जाता था। तो जमींदार और बिचौलिए उनका बहुत शोषण करते थे। अगर हमारे देश में कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी है तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय अपने आप ही बढ़ जाएगी। निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना, निर्धनता और बेरोजगारी कब दूर होगी, जब सभी को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इनकी पूर्ति के लिए सभी आगे से आगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अन्य योजना, ये सारे इसी निर्धनता और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं।